नमस्कार। मैं अविनाश रावत, दैनिक भास्कर इंदौर का वरिष्ठ पत्रकार, एक वकील, एक कवि, एक ब्लॉगर, सिविल सर्विसेज क्लब के फेसबुक ग्रुप पे आपका स्वागत करता हूं। क्या सुन पा रहे हैं सभी लोग मुझे? आवाज़ प्रॉपर है मेरी? बता पाएंगे? आवाज़ प्रॉपर है क्या मेरी? तो सिविल सर्विसेज क्लब के इस फेसबुक पेज के माध्यम से आज हम बात करेंगे होलकर राजवंश की कहानी। होलकर राजवंश कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक अभी खड़ा हुआ है, इस पे हम बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे इंदौर की स्थापना से लेके इंदौर के अंतिम उत्तराधिकारी तक, कौन कौन है, कहाँ हैं। अ, पंकज सर भी शामिल है, क्या बात है, नमस्कार सर। शुरुआत इंदौर से करते हैं। इंदौर की स्थापना एक्चुअली 3 मार्च 1716 को हुई थी। नंदलाल मंडलोई जी, जो कंपेल के जमींदार हुआ करते थे, उन्होंने कर मुक्त व्यापार केंद्र के तौर पर इंदौर की स्थापना की थी। मुगलों से एक सनद प्राप्त की कि यहाँ पे कर मुक्त व्यापार केंद्र स्थापित किया जाए, और उन्होंने नंदलालपुरा की स्थापना की। जी। नंदलाल मंडलोई ने मराठों को यहाँ आने की अनुमति दी थी, उनको आवागमन की, खान नदी के आसपास उनको अपना शिविर लगाने की अनुमति दी। और नंदलाल मंडलोई भी राज परिवार एक तरह से कहा जा सकता है इंदौर के, और उनके भी वंशज यहाँ पे श्रीकांत जमींदार और तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी आज की डेट में। लेकिन हम बात करेंगे होलकर शासन की, क्योंकि इंदौर का नाम होलकर शासन से जाना जाता है। और हम बात करेंगे होलकर शासन के 301 साल के इतिहास की। 301 साल इसलिए कहा क्योंकि मल्हार राव होलकर से ये शुरू हुआ था, और मल्हार राव होलकर ने अपना जो है कार्यभार 1721 में संभाला था, और अभी 2021 है, तो करीब 300 साल का इतिहास है ये। और हम 1721 से लेकर 2020 तक होलकर राजवंश में जितने भी लोग रहे हैं, जितने शासक रहे हैं, उनकी जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। होलकर यानी होलकर, होल गांव महाराष्ट्र में, एक पुणे के पास एक गांव होता है होलकर। और वहाँ मुंबई में आपको पता है, महाराष्ट्र में जो लोग होते हैं, मुंबई यानी मुंबईकर, पुणे यानी पुणेकर। तो ऐसे होल एक गांव है जहाँ पे मल्हार राव का जन्म हुआ, और वहाँ उसी के कारण जो है इसको होलकर कहा जाता है। पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र में इस समाज के लोग फैले हुए हैं। धनगर समाज होता है ये, और धनगर समाज या यादव समाज भी आप एक तरह से कह सकते हैं। यादव समाज, धनगर समाज एक ही है। इंदौर रियासत की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी, और एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि उस समय 21 तोपों की सलामी, आपने सुना होगा 21 तोपों की सलामी, लेकिन इंदौर रियासत को 19 गन सैल्यूट, 19 तोपों की सलामी का अधिकार था लोकल स्तर पे। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो जान लेना चाहिए आप लोगों को। करीब 24,605 वर्ग किलोमीटर में इंदौर रियासत फैली हुई थी उन दिनों। अभी तो इसको इंदौर जिला या अलग अलग जिलों में बांट दिया गया, लेकिन उन दिनों जो इंदौर रियासत थी वो 24,605 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। 1931 में होलकर रियासत के समय जब इसकी जनगणना हुई, तब करीब 13,25,000 के आसपास आबादी रही होगी यहाँ की। ये बात कर रहा हूँ मैं 1931 की। और उन दिनों महत्वपूर्ण शहर जो थे, महेश्वर, रामपुरा, खरगोन, महिदपुर, बड़वा, भानपुर, ये जो तमाम क्षेत्र थे, ऐसे करीबन 3368 3368 गांव इंदौर रियासत का हिस्सा हुआ करते थे। ये इंदौर का एक संक्षिप्त परिचय है। मेरे ख्याल से मैं सबको बता पा रहा हूँ, अपनी बात पहुंचा पा रहा हूँ। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे होलकर वंश की शुरुआत की। होलकर वंश की शुरुआत होती है मल्हार राव होलकर से, जिनका शासन इंदौर के ऊपर, उनका शासन 2 नवंबर 1731 से 19 मई 1766 तक रहा। और मल्हार राव होलकर होलकर राजवंश के पहले शासक थे। ये मराठा साम्राज्य के एक सामंत हुआ करते थे, और
बाजीराव पेशवा ने इनको पहला मराठा सूबेदार बनाया इंदौर का। इन्होंने ही राजवंश की शुरुआत की थी, होलकर राजवंश की, इंदौर में। बचपन में आपको बताऊं कि मल्हार राव होलकर बचपन में पशु चराते थे, होल गांव में पशु चराते थे, लेकिन बहुत वीर थे। उनकी किस्से बड़े चर्चे थे आसपास के गांव में। तो उनकी इस वीरता के कारण बाजीराव पेशवा ने इनको अपनी सैन्य टुकड़ी में शामिल किया। फिर इनकी बहादुरी देख के उनका प्रमोशन करते गए लगातार, और आगे जाके सूबेदार बने। और इनको सूबेदार की उपाधि बाजीराव पेशवा ने दी थी। उसके बाद मुगलों ने इनको महाराजा धीराज की उपाधि दी। मल्हार राव होलकर का जन्म जो है मेरे ख्याल से 1666 में हुआ था। 1666 में जन्म हुआ और 1766 में उनकी 1664 में जन्म हुआ और 1766 में उनकी मृत्यु हुई थी। इंदौर के आसपास उन्होंने करीबन ये समझिए आप 1721 से इंदौर के आसपास की कमान संभाली थी। और 1733 में बाजीराव पेशवा ने उनको इंदौर और आसपास की 9 परगना यानी अलग अलग क्षेत्र हुआ करते थे उसमें, तो 9 परगना उनका सूबेदार बना के उनको दिए थे। और मल्हार राव पेशवा का शौर्य इतना अधिक था, कहते थे कि अटक से कटक तक मल्हार मल्हार। और जब वो युद्ध क्षेत्र में उतरते थे तो लोग डरते थे। एक कहावत था, भागो भागो मल्हार आया, भागो मल्हार आया। ये मल्हार राव होलकर हुआ करते थे। और मल्हार राव ने इंदौर आके 1733 में जब उनको यहाँ का सूबेदार बनाया गया, तो 1733 के बाद उन्होंने यहाँ आके 1734 में एक शिविर लगाया, और उस शिविर का नाम मल्हारगंज हुआ, जो आज भी यहाँ पे इंदौर में अस्तित्व रखता है। मल्हारगंज काफ़ी शहर के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध इलाका है। 1747 के बाद उन्होंने इंदौर में अपना एक राजमहल राजवाड़े का निर्माण शुरू करवाया। यहाँ पे विधिवत जो है निर्माण शुरू हुए राजमहलों के अलग अलग। और उसके बाद लाल बाग राजवाड़ा, लाल बाग, माणिक बाग पैलेस, शिव विलास पैलेस, तमाम महल बने। लाल बाग तो बकिंगम पैलेस की तर्ज पे बनाया गया था, हालांकि उनके वंशजों ने बनाया था, उसमें इनका ज़्यादा वो नहीं रहा। मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद उनके जो बेटे थे मालेराव होलकर, वो 23 अगस्त 1766 से 5 अप्रैल 1767 तक इंदौर के राजा रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात बने एक साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मालेराव होलकर की जो माँ थी वो अहिल्याबाई होलकर थी, और अहिल्याबाई होलकर को शासन दिया गया। अच्छा क्या था कि मालेराव होलकर के पिता थी खांडेराव होलकर। तो खांडेराव होलकर की मृत्यु भी अल्पकाल में ही हुई थी, इसलिए मालेराव होलकर को राजा बनाया गया था। और खांडेराव की मृत्यु के बाद यहाँ पे कोई उत्तराधिकारी था नहीं। आवाज़ आ रही है सबको क्या? अभी अमन जी का कहना है आवाज़ नहीं आ रही है। क्या सुन पा रहे हैं सभी लोग मुझे? हेलो, कमेंट में बताइए सुन पा रहे हैं क्या? आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? ओके, अभी अमन जी का कहना था आवाज़ नहीं आ रही। ओके ओके, थैंक यू। तो मालेराव होलकर खांडेराव होलकर के पुत्र हुआ करते थे, इसलिए उनको बनाया गया। लेकिन अल्पकाल में उनकी भी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो अहिल्याबाई होलकर को शासक बनाया गया इंदौर का। अहिल्याबाई होलकर को मल्हार होलकर बड़ा पसंद करते थे। उनको बचपन से इन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध कौशल, तमाम प्रकार की चीज़ें सिखाई। जी भाई, जब नेटवर्क की साइड प्रॉब्लम है, एयरटेल का नेटवर्क है शायद। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आराम आराम से चलते हैं अपन। तो अहिल्याबाई होलकर को एक कुशल नेत्री के तौर पे तैयार किया था। आवाज़ सभी को आ रही? जी ठीक है, थैंक यू। बात करते चलते हैं। अहिल्याबाई होलकर को मल्हार राव होलकर ने एक कुशल शासक के तौर पर तैयार किया था। उनको तलवारबाजी सिखाई, घुड़सवारी सिखाई, युद्ध की तमाम चीज़ें सिखाई गई। और अहिल्याबाई शुरुआत से ही मतलब इस तरह से तैयार थी कि वो राजकाज संभाल सकती थी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था 1725 में, और
उनकी मृत्यु हुई थी 1795 में 13 अगस्त को। ये नोट करने वाला फैक्ट है, हो सकता है पीएससी में आपसे ये सवाल पूछा जाए ना। और अहिल्याबाई होलकर का क्या था कि उन्होंने जब काम संभाला तो उनकी राज्य की सीमाएं बहुत सीमित थी। फिर बाद में उन्होंने सीमाओं का विस्तार किया, शिवाजीराव होलकर को जिम्मेदारी दी और ये सब चलती रही। अहिल्याबाई होलकर को देश में देवी का दर्जा दिया गया। पहली मेरे ख्याल से ऐसी महारानी थी जिनको देवी कहा गया। इंदौर में इन दिनों जो सबसे प्रसिद्ध चीज़ है खजराना मंदिर, वो खजराना मंदिर अहिल्याबाई होलकर की ही देन है। 1735 या उसके आसपास की बात है जब इन्होंने काम संभाला था। तो भट्ट परिवार के भट्ट परिवार से एक पुजारी जी पहुँचे। खंडेराव होलकर मल्हारराव होलकर के बेटे थे अतुल जी, और अहिल्याबाई के पति थे। अल्पकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए अहिल्याबाई होलकर को इंदौर का शासक बनाया गया था। तो अहिल्याबाई होलकर जब महारानी बनी इंदौर की, तो उन्होंने केवल इंदौर के अंदर तो बहुत काम करा ही, जैसे खजराना मंदिर उनकी ही देन था। खजराना मंदिर का विकास करवाया स्वप्न के आधार पर जब इसकी स्थापना हुई। उन्होंने भारत पूरे देश में कई तीर्थ स्थानों पे घाट बनवाए, नदी के नर्मदा नदी के किनारे तमाम घाट बनवाए, गंगा नदी के किनारे घाट बनवाए उन्हें। बनारस में, हरिद्वार में आप जाएंगे तो इंदौर के आसपास महेश्वर में जी। और घाट के अलावा उन्हें कुएं बनवाए, बांध बनवाए, भूखों के लिए मंदिरों में अन्य क्षेत्र बनवाए गए, और आने जाने वालों के लिए रास्ते में पानी की समस्या होती थी, प्याऊ बनवाए गए। और एक खास बात, उन्होंने धर्म के प्रति बड़ा झुकाव था उनका, तो उन्होंने धर्म का विस्तार करने के लिए मंदिरों में पुजारियों की जो है नियुक्ति की, ताकि वो प्रवचन दे सके, वहाँ पूजा कर सकें, साथ साथ शास्त्रों की शिक्षा दे सके आने वाले लोगों को। इसलिए उन्हें विद्वानों की नियुक्ति की थी। और अहिल्याबाई होलकर का कार्यकाल ऐसा था, बड़ा यादगार था, कि इंदौर को आज भी देवी अहिल्या की नगरी कहा जाता है। होलकर राजवंश की नगरी तो पहचान है, लेकिन अहिल्या की नगरी कहा जाता है। इसलिए इंदौर में एयरपोर्ट अहिल्याबाई के नाम पे है, आप देखेंगे। और इंदौर में अहिल्याबाई को देवी की तरह आज भी पूजा जाता है। अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद तुकोजीराव होलकर इंदौर के शासक बने, और उन्होंने 13 अगस्त 1795 से लेके 29 जनवरी 1797 तक 2 साल तक इंदौर पे शासन किया। तुकोजीराव होलकर अहिल्याबाई होलकर के उत्तराधिकारी थे। ये उनकी जब अहिल्याबाई होलकर जब शासक थी, तो तुकोजीराव होलकर उनकी सैनिक गतिविधियां संभालते थे। उनको सेनापति बनाया गया था, और साथ साथ वो मुख्य कार्याधिकारी थे इंदौर शासन के, इंदौर राज्य के। और उनके बाद काशीराव होलकर 29 जनवरी से 1797 तक 97 से 1798 तक इंदौर के शासक रहे। ये तुकोजीराव के बेटे थे। तुकोजीराव की मृत्यु के बाद इनको राजा बनाया गया था, काशीराव होलकर। इनका कार्यकाल बहुत अल्प समय का था, इसलिए ज़्यादा कुछ इनका योगदान रहा नहीं इंदौर में। बस ये कहे कि एक शासक रहे। इसका जो यादगार शासक रहे इंदौर में, वो सबसे पहले यशवंतराव होलकर प्रथम, और इनको 1798 से लेके 27 अक्टूबर 1811 तक इंदौर का शासन संभालने का जो है मौका मिला। बड़ा ज़बरदस्त काम किया इन्होंने। कहते हैं उन दिनों एक ऐसे शासक थे कि इन्हें अपने अकेले की दम पे अंग्रेज़ों को नाकों चने चबा दिए थे। इतना कहते हैं, अंग्रेज़ों को बड़ा परेशान कर रखा था इन्हें। हालांकि थोड़े से उद्दंडी थे, इनको कहा जाता था कि उद्दंडी शासक हैं, नियमों को नहीं मानते, है ना। लेकिन अंग्रेज़ों में इनका खौफ बड़ा ज़बरदस्त था। जहाँ जाते थे दिखता था उनको खौफ की, ठीक है। एकमात्र ऐसा शासक इनको कहा जा सकता है जो अंग्रेज इनका हर समझौता कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार थे इनसे, समझौते की। एकमात्र शासक थे। लेकिन इनको अपने जो लोग थे, इनके आसपास के जो लोग थे, उन्होंने बार बार धोखा दिया। लेकिन ये जंग के मैदान में कभी हारे नहीं, क्योंकि लोगों ने बड़ा धोखा दिया इनको। ये तुकोजीराव होलकर के ही पुत्र थे ना। 1797 में जब तुकोजीराव की मृत्यु हुई, तो उनका एक कहानी बड़ी प्रचलित है इनकी, कि 1797 में जब तुकोजीराव की मृत्यु हुई, तो उनके उत्तराधिकारी कौन बनेंगे, इस प्रश्न पे एक दौलत राव शिंदे हुआ करते थे, उनने हस्तक्षेप किया। उस हस्तक्षेप के कारण युद्ध की स्थिति बन गई, और यशवंतराव के जो
बड़े भाई थे मल्हारराव द्वितीय कि उनका वध हो गया 1797 में। उसका प्रतिशोध देने के लिए इन्हें सिंधे राज्य में निरंतर लूटपाट शुरू कर दी, खूब मारपीट करते थे, बहुत गुस्से में थे वो। अच्छा, इनके पास क्या था कि अहिल्याबाई होलकर का संचित धन था, कोषाध्यक्ष भी रहे, बहुत धन जुड़ा था अहिल्याबाई ने। ये बात है करीब 1800 ईस्वी की। तो इनकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी उस धन की वजह से कि कोई इनके आगे टिकता नहीं था। जी प्रियंका जी, तो 1802 की बात है। यशवंतराव होलकर और पेशवा और शिंदे, इन दोनों ने एक गुट बनाया, ये एक सम्मिलित सेना बनाई और इनको पराजित कर दिया इनने। इसके बाद पेशवा मतलब मल्हारराव होलकर ने, यशवंतराव होलकर ने पेशवा और शिंदे की सेना को पराजित कर दिया था। तो जो पेशवा है भागकर बसई चले गए और उसके बाद इन्हें अंग्रेजों से संधि की। आपने सुना होगा आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ गया था उस समय, ये इसी संधि का परिणाम था। जब ये मतलब यशवंतराव होलकर की वजह से संधि हुई और आंग्ल मराठा युद्ध इनके कारण ही हुआ था, एक तरह से कहा जाए। और यशवंतराव के बाद उनके पुत्र मल्हारराव होलकर तृतीय, ये इंदौर के शासक बने। इन्होंने 27 अक्टूबर 1811 से 27 अक्टूबर 1833 तक इंदौर पर राज किया। इनका भी काफ़ी योगदान है। उसके बाद मार्तंडराव होलकर 17 जनवरी 1834 से 2 फरवरी 1834 तक इंदौर के शासक रहे। उसके बाद हरिराव होलकर, इनकी छतरियाँ यहाँ बनी हुई हैं इंदौर में, छतरी बाग है, 2 जगह छतरी बाग है, कृष्णपुरा छतरी बाग है और छतरी बाग है। तो हरिराव होलकर ने 17 अप्रैल 1834 से लेके 24 अक्टूबर 1843 तक इंदौर पर शासन किया, इंदौर के राजा रहे। ये एक ऐसा समय था जब अल्पकाल में राजा बदलते रहे। हरिराव होलकर गए, उसके बाद खांडेराव होलकर तृतीय आ गए। उन्हें 13 नवंबर 1843 से लेकर 17 फरवरी 1844 तक करीब 1 साल ही शासन किया। फिर जब तुकोजीराव द्वितीय आए तब इनका शासन थोड़ा सा लंबा रहा और तुकोजीराव द्वितीय ने 27 जून 1844 से 17 जून 1886 तक इंदौर पर शासन किया। तुकोजीराव होलकर का कार्यकाल काफ़ी प्रसिद्ध है। लाल बाग और ये तमाम जो पैलेस हैं उनके कार्यकाल में ही निर्मित किए गए 1886 के बीच में। वो बड़ा शाही पैलेस था और ये उनका ही एक सपना था कि एक ऐसा पैलेस बने जहाँ पे होलकर परिवार काफ़ी ऐशो आराम के साथ रह सके, और उनमें तमाम ऐसी चीज़ें बुलवाई गई। बकिंगम पैलेस उन दिनों बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था, तो बकिंगम पैलेस की तर्ज पे एक यहाँ पे पैलेस खड़ा कराया गया, लाल बाग पैलेस, जहाँ पे करीब 1600 किस्म के गुलाब लगवाए इन्होंने। और बकिंगम पैलेस का जो गेट है उसकी तर्ज पे गेट बन के इंग्लैंड से आया, हाथियों पर लद के आया था। हाथियों पर जहाज़ से बॉम्बे तक आया, बॉम्बे से ट्रेन से खंडवा तक आया और खंडवा से हाथियों पर लद के इंदौर आया। इस तरह की कहानियाँ उनकी जुड़ी हुई हैं। तुकोजीराव द्वितीय का जन्म जब हुआ तब इनका नाम था युकाजी जसवंत होलकर, लेकिन ये तुकोजीराव से बड़े प्रेरित थे उनके पिताजी, तो इनका नाम तुकोजीराव तृतीय रख दिया गया। ये असल में जो तुकोजीराव द्वितीय हैं, तृतीय हैं, ये होलकर वंश की जमानत शाखा के सरदार थे संतोजीराव होलकर, ये उनके बेटे हुआ करते थे, लेकिन बाद में भी आप वारिस बने। लाल बाग का निर्माण 1886 से 1902 के बीच हुआ था, अमन जी। ये टुकड़ों में हुआ, 3 टुकड़ों में निर्माण हुआ था। और अभी हम लाल बाग की बात इसलिए नहीं करें, लाल बाग बहुत विस्तृत है, अकेले उस पर बात करेंगे तो भी हम करीब 2 घंटे लगा देंगे। अभी हम बात करेंगे होलकर वंश की। किसी दिन अगर होलकर पैलेस का जिक्र हुआ तो लाल बाग को लेकर जिक्र करेंगे। बड़ा ऐतिहासिक पैलेस है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानने लायक हैं उसमें, और चाहे वहाँ की पेंटिंग हो या वहाँ का डाइनिंग हॉल हो, वहाँ पे देश की पहली लिफ्ट हो, देश का पहला माइक्रोवेव हो, ये सब चीज़ें लाल बाग में हैं। बहुत बहुत विस्तृत चीज़ें हैं। देश के जाने माने चित्रकारों की पेंटिंग्स, देश के पहले फोटोग्राफर, ये सब उससे जुड़े हुए हैं लाल बाग से। उनके चित्र आज भी वहाँ पे प्रदर्शित हैं। अभी बात कर रहे हैं तुकोजीराव होलकर तृतीय की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुकोजीराव होलकर तृतीय का युकाजी जसवंत होलकर नाम था, लेकिन इनके पिताजी सरदार संतोजीराव होलकर थे, उन्होंने तुकोजीराव तृतीय इनका नाम रख दिया।
इनका निधन हुआ 1886 में 17 जून को महेश्वर में निधन हुआ था इनका। और इनके निधन के बाद शिवाजीराव होलकर इनके बेटे थे, जो 17 जून 1886 से 31 जनवरी 1903 तक उन्होंने इंदौर का शासन संभाला। और लालबाग का आधा निर्माण शिवाजीराव होलकर के कार्यकाल में हुआ। मैक्सिमम चीज़ें शिवाजीराव होलकर के कार्यकाल में हुई। 3 टुकड़ों में बना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 टुकड़ों में बना। तो ये 1886 से लेकर 1903 के बीच में इन्होंने शासन किया। और इन्होंने 1896 के बाद 1902 के बीच में इन्हें काफ़ी तेज़ी से निर्माण कराया है लालबाग पैलेस का, है ना। और इसके बाद शिवाजीराव होलकर के बाद तुकोजीराव होलकर तृतीय, द्वितीय की चर्चा की थी अपन ने, अब तुकोजीराव तृतीय आते हैं। ये 31 जनवरी 1903 से 26 फरवरी 1926 तक इंदौर के राजा थे। और ये शिवाजीराव होलकर के पुत्र थे, उनके उत्तराधिकारी थे। ये 31 जनवरी को, जैसा मैंने आपको बताया कि 31 जनवरी को इंदौर के राजा बने। और सीताबाई साहब जो होलकर थी, उनके बेटे थे ये, सीताबाई होलकर और यशवंत होलकर, शिवाजी होलकर उनके बेटे थे। इनकी शिक्षा दिल्ली कॉलेज में हुई थी। दिल्ली कॉलेज जो 150 साल पुराना है, जहाँ पर राजा महाराजाओं के बेटे पढ़ा करते थे, राजकुमारों का एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, वहाँ उनकी शिक्षा वहीं से हुई। उसके बाद ये ICC देहरादून चले गए, वहाँ से इनकी शिक्षा पूरी हुई। और इनका कार्यकाल भी बड़ा प्रसिद्ध है, इन्हें बहुत सारे ऐसे काम करवाए। तुकोजीराव होलकर तृतीय के बाद इंदौर पर शासन किया यशवंतराव होलकर द्वितीय, और ये इंदौर के अंतिम शासक भी कहे जा सकते हैं। और इनका कार्यकाल भी बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि इनके कार्यकाल में एमवाय अस्पताल का निर्माण हुआ, जो एशिया का, उन दिनों एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। 26 फरवरी 1926 से 1948 तक इंदौर पे अंतिम शासक यशवंतराव होलकर द्वितीय थे, ठीक है। इनकी माँ जो है चंद्रावती होलकर और तुकोजीराव होलकर तृतीय थी, इनके माता पिता थे। 6 सितंबर 1908 के आसपास इनको जो है इनका जन्म हुआ था, है ना। ढोल ग्यारस थी उस दिन, जब गणेश जी बैठते हैं, ढोल ग्यारस होती, भगवान जो है नौका विहार पर निकलते हैं, उसी दिन इनका जन्म हुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा जन्म होगा इनका। इंदौर में एक लाल कोठी हुआ करती थी उन दिनों। यहाँ पे लाल कोठी, सफ़ेद कोठी, ऐसे काली कोठी, ऐसे इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी इंदौर में। बाद में नाम बदलिए। सफ़ेद कोठी तो अभी भी है, जो रीगल चौराहे पे, जहाँ पे अभी सेंट्रल लाइब्रेरी है। बहुत से लोगों को पता होगा जो ताल्लुक़ रखते हैं इंदौर से, या इंदौर में साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो उनको सफ़ेद कोठी और सेंट्रल लाइब्रेरी में काफ़ी कुछ मिल जाता है। बड़ी प्रसिद्ध लाइब्रेरी है। सफ़ेद कोठी हुआ करती थी। इनका जन्म हुआ था लाल कोठी में, ये राजवाड़ा पैलेस के पास में हुआ करती थी। और इनका बचपन वहीं लालबाग में ही गुजरा। फिर ये विदेश चले गए और वहाँ से शिक्षा ली, लेकिन इनका भारतीय जो संस्कार हैं वो इनमें बने रहे काफ़ी समय तक। 3 फरवरी 1935 को इन्होंने क्षत्रिय धनगर सेवा संघ की स्थापना की थी, जो आज भी अस्तित्व में है। क्षत्रिय फूटी कोठी, अभी हम बात कर रहे हैं इंदौर के वंशजों की। फूटी कोठी का किस्सा एकदम अलग है। फूटी कोठी अधूरी कोठी है, जो आज भी अधूरी पड़ी है। एक बहुत बड़ी कोठी बनने वाली थी। वो इनके कार्यकाल में भी काफ़ी उसमें प्रयास हुए, लेकिन बन नहीं पाए अंग्रेज़ों के दखल के कारण, बहुत कुछ बन नहीं पाई है। तो मैं बात कर रहा था कि 3 फरवरी 1935 को क्षत्रिय धनगर सेवा संघ की स्थापना यशवंतराव होलकर ने की थी। ये वही समाज है जो आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण को जो नंद बाबा पालते थे, ये इसी धनगर वंश के थे, यादव समाज के। इसलिए धनगर समाज, उनने धनगर सेवा संघ की स्थापना की थी, जो आज भी अस्तित्व में है ना। एक यशवंतराव होलकर के बारे में एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको जान लेना चाहिए। इंदौर को एयरफोर्स से जोड़ने वाले यही है, इंदौर यशवंतराव होलकर। इन्होंने बीजा सिंह टेकरी के पास में एक योजना स्वीकृत कराई, यहाँ पे वायुसेना को जोड़ा गया। 1935 में यहाँ पे हवाई अड्डे का निर्माण शुरू हुआ, 1940 के आसपास पूरा हुआ था। और टाटा का पहला ऐसा कुछ आया था, टाटा एयरलाइंस हुआ करता था इन दिनों। उनने इंदौर में, उन दिनों इंदौर की जनसंख्या बढ़ रही थी, तो इंदौर में जल प्रदाय करने की व्यवस्था शुरू की, नगर पालिका निगम की स्थापना कराई। उन्हें यशवंत सागर, जो आज भी बड़ा प्रसिद्ध है, यशवंत सागर, जहाँ से इंदौर के एक बड़े टुकड़े को नल जल योजना के तहत जोड़ा गया।
ये नल जल योजना भी उन्होंने ही शुरू की थी और पूरा ग्रेविटी के साथ पानी सप्लाई होता था। इन्होंने यशवंत सागर थोड़ा सा ऊंचाई पे है, उन्होंने एक बड़े से गंभीर नदी के ऊपर एक बड़ा सा जो है बांध बनवाया और उस बांध से पाइपलाइन डलवा के इंदौर तक पानी सप्लाई की व्यवस्था शुरू की। हालांकि वहाँ से पाइपलाइन से आता था पानी और इंदौर में उन दिनों खुली नालियों से जल प्रदाय होता था। जो हम नहर वहर देखते हैं आज, ये नहर का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। एक खुली नालियाँ थी, एकदम साफ़ सुथरा पानी उसमें सप्लाई होता था, लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से नालियों से पानी भर लेते थे। ये व्यवस्था इन्होंने ही शुरू कराई थी। और 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इन्होंने यशवंतराव होलकर ने हिटलर के खिलाफ अपनी सेना भेज दी थी लड़ने के लिए, हिटलर से लड़ने के लिए। और ये सब मेरे ख्याल से 1944 तक ये द्वितीय युद्ध चलता रहा। तो 1943 के आसपास ये मैदान में पहुंच गए थे अपने सैनिकों का हालचाल पूछने के लिए, किस तरह का क्या दिक्कत हो रही है इनको, कितने सैनिक घायल हुए, क्या हुआ, इस तरह की चीज़ें जानने के लिए पहुंच गए। और उन दिनों ये ऐसे पहले शासक हुआ करते थे जो सैनिकों का हालचाल जानने के लिए मैदान में पहुंच गए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। वो बड़ा मतलब प्रसिद्ध रहे ये, बड़ा नाम हुआ इनका कि अपने सैनिकों से बात करने आए, है ना। और पूरे विश्व में इनकी सराहना की गई, इनके इस कदम की। यशवंतराव होलकर ने क्रिकेट की स्थापना की थी। होलकर 11 करके एक टीम हुआ करती थी जो धोती कुर्ता पहन के खेलती थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो गई थी। जो अंग्रेज़ों के साथ मैच हुआ करते थे इनके बहुत सारे, है ना। इन्होंने ही स्थापना की थी होलकर 11। 1935 में जब महात्मा गांधी इंदौर आए थे तो यशवंतराव होलकर ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में आर्थिक मदद की थी उनके आह्वान पे। और यशवंतराव होलकर ही पहले ऐसे शासक थे देश के जिनने 16 जून 1948 को होलकर राज्य का भारतीय संघ में विलय कर दिया। सबसे पहले राजा थे जिन्होंने बिना किसी शर्त मंजूर के अपनी सारी सत्ता भारतीय संघ को सौंप दी। और सत्ता जब इनकी समाप्त हो गई तो ये इन्होंने उसके बाद भी काम करवाए। सत्ता समाप्त होने के बाद इन्हें एम्बाई का निर्माण शुरू करवाया, है ना। और 7 मंजिला अस्पताल उन दिनों, ये कहना चाहिए मेरे ख्याल से 7 मंजिला अस्पताल था जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था। ये यशवंतराव होलकर ने अपनी सत्ता जाने के बाद बनवाया। इस तरह की चीज़ें शायद बहुत कम लोगों को पता होंगी। और यशवंतराव होलकर कारों के बड़े शौकीन थे, कारों के शौकीन थे, कोठियों के शौकीन थे। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि देश की जो रियासतें जितने भी राजवंश रहे हैं, चाहे वो बुंदेला वंश हो, चाहे वो सिंधिया वंश हो, चाहे वो होलकर वंश हो, इनमें होलकर वंश एकमात्र ऐसा वंश था जो बड़ा रईस हुआ करता था। सिंधियों से भी ज़्यादा रईस था ये। और इनकी कोठियाँ केवल देश में ही, मतलब इंदौर में ही नहीं थी। इंदौर में सफ़ेद कोठी, काली कोठी, लाल बाग, शिव विलास पैलेस, माणिक बाग, ये पैलेस तो थे ही, बड़े लग्जरी, बड़े आलिशान पैलेस। माणिक बाग पैलेस जैसे देश का पहला सेंट्रलाइज एसी पैलेस हुआ करता था, ये यशवंतराव होलकर का वो था। इन्होंने सेंट एना में भी अपने जो है पैलेस बनवाए। कई देशों में इनके करीब 40 कोठियाँ अलग अलग देशों में हुआ करती थी। लग्जरी कारों के बड़े शौकीन थे ये। इनके पास काफिला हुआ करता था कारों का। यशवंतराव होलकर का कहा जाता है कि इन्होंने एक बार एक रेस की, गाड़ी की स्पीड जांचने के लिए। मैंने उस पर कुछ समय पहले आर्टिकल लिखा था कि रेस जाने के लिए तो रतलाम से लेकर इंदौर तक पूरे रास्ते पे सैनिक तैनात किए गए रास्ता खाली करवाने के लिए। और वहाँ से करीब 1.5 घंटे में इन्होंने इंदौर तक का सफ़र पूरा तय किया। इतनी तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाई उन दिनों जब सड़क भी नहीं हुआ करती थी, केवल गाड़ी की स्पीड जांचने के लिए। मज़ा आ रहा है आप लोगों को इस तरह की चीज़ें सुनने में? थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते जाएं तो अच्छा लगता है। 66 लोग हमें देख रहे हैं लाइव। एमवाई का जिक्र जो है पूरे देश भर में हुआ कि पहला ऐसा अस्पताल बनाया गया जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, 7 मंजिला अस्पताल है और तमाम सुविधाएं जो है उसमें मुहैया कराई गई। उसके पहले किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल हुआ करता था जिसको इन्होंने मेडिकल कॉलेज का एक रूप दिया। इंटरेस्टिंग। जोशी जी धन्यवाद। ये अंतिम शासक थे। इन्होंने फिर अपनी पूरी सत्ता सौंप दी। सत्ता सौंपने के दौरान भी एक बड़ा किस्सा है, बड़ा अच्छा। सत्ता सौंपने के बाद जब इसका विलय हो गया, इंदौर का भारत संघ में जब विलय हो गया और मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1956 में, 1 नवंबर 1956 को,
तो राजधानी किसे बनाया जाए, राजधानी कहाँ हो, इसको लेके बड़ा दबाव था, बड़ा झगड़ा हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत सारे लोगों ने बात की। 150 साल पहले हुआ था, प्रियंका तिवारी जी, 150 साल पहले हुआ था। अभी पिछले हफ्ते ही डेली कॉलेज ने अपनी 150वां स्थापना दिवस मनाया है। 150 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी इसकी। तो हम बात कर रहे थे इंदौर की, देश की राजधानी, मध्य भारत की राजधानी क्या बनाई जाए। तो इसको लेकर चर्चा होती रही कि मध्य भारत की राजधानी क्या हो। सिंधियों ने दबाव बनाया कि ग्वालियर को राजधानी बनाया। ग्वालियर वो बनाना चाहते थे कि स्थायी तौर पे ग्वालियर को मध्य भारत की, मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाए। लेकिन होलकरों का दबाव था कि नहीं, इंदौर को राजधानी बनाए, क्योंकि इंदौर ने सबसे पहले जो है विलय कराई थी अपनी रियासत बिना किसी शर्त के। और भी बहुत सारे तर्क थे कि इंदौर का विस्तार बड़ा है, आर्थिक तौर पे इंदौर उन दिनों, मतलब उन्हीं दिनों से हुआ करता था इंदौर आर्थिक राजधानी। क्योंकि जब नंदलाल मंडोई ने इंदौर की स्थापना की थी, तब से ये व्यापार का प्रमुख केंद्र था मध्य भारत में इंदौर। यहाँ से महाराष्ट्र और राजस्थान और गुजरात इस तरह की सीमाएं होती थी और लोगों का आना जाना होता था। तो ये बड़ा सेंट्रल पॉइंट होता था और यहाँ पे बड़े मतलब क्या, मध्य भारत का सारा व्यापार जो है, सारा लेन देन इंदौर से ही हुआ करता था। 1700 की बात कर रहा हूँ मैं, जब 1735 1716 के आसपास की बात कर रहा हूँ, 1716 की, है ना। तो राजधानी को लेके जबलपुर को राजधानी, हाँ ये जबलपुर को, उसमें नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, जबलपुर को राजधानी नहीं बनाया गया था। ऐसा हुआ था कि इंदौर और ग्वालियर को लेके जब झगड़े चल रहे थे, तो 5.5 महीने इंदौर राजधानी हुआ करता था और बाकी समय ग्वालियर राजधानी हुआ करता था, 6.5 महीने, है ना। 1 महीने को लेके सिंधिया जो है भारी पड़ गए थे, तो 1 महीने ज़्यादा उनको समय मिला और 1 महीने में पूरा रिकॉर्ड इधर उधर होता था, इसलिए ऐसा कहा गया 6.5 महीने। जी जी, इम्पोर्टेंट जी भाई, जब मैं बिल्डिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ आपको। थोड़ा सा अपन पहले वंश के बारे में चर्चा कर लें, उसके बाद अंतिम जो सेशन रहेगा उसके बारे में मोटे मोटे तौर पे बिल्डिंग की जानकारी अपन शेयर करेंगे। 5.5 महीने इंदौर राजधानी रही और 6.5 महीने ग्वालियर। ये लंबे समय तक चलता रहा, राजधानी शिफ्ट होती थी। और यहाँ पर राजधानी का सारा कामकाज जो है, वर्तमान में जो कमिश्नर ऑफिस है यहाँ पे हुआ करता था। ये सचिवालय था, होलकरों का सचिवालय यहाँ हुआ करता था और राजधानी का कामकाज भी सारा यहीं से संपन्न किया जाता था। सारा रिकॉर्ड यहाँ आता था और यहाँ से फिर ग्वालियर जाता था। ये लंबे समय तक चलता रहा और बाद में फिर तय हुआ कि इन दोनों के झगड़े के बीच भोपाल को राजधानी बनाया जाए, तो भोपाल को फिर बीच में राजधानी बना दिया गया। ये यशवंतराव होलकर के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। कारों के शौकीन थे वो, महलों के शौकीन थे, फूलों के शौकीन थे। फूलों के इतने शौकीन थे कि हाँ, जबलपुर को राजधानी बनाने का चल रहा था। अभिषेक मिश्रा जी आप सही कह रहे हैं, जबलपुर को भी राजधानी बनाने का चल रहा था, लेकिन बहुत से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जबलपुर को राजधानी नहीं बनाया गया। उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि इंदौर और ग्वालियर का झगड़ा चल रहा था। इस बीच में अगर जबलपुर को राजधानी बनाया जाए तो ये झगड़ा और बढ़ जाता। इसलिए एक बीच में निकाल किया गया विवाद का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिठा के इन लोगों को समझा के और ये तय किया कि भोपाल को राजधानी बनाया जाए, क्योंकि भोपाल इन दोनों शहरों के बीच में आता है, जबलपुर के बीच में आता है और आसपास से वहाँ की अप्रॉक्स बराबर आती है। इसलिए तय किया गया कि भोपाल को राजधानी बनाया जाए, जबकि उन दिनों भोपाल को लेकर कोई जिक्र नहीं था। जबलपुर का जिक्र था, सही कह रहे हैं आप, लेकिन इंदौर को और ग्वालियर को समझा के भोपाल को राजधानी बनाया गया। उसके पीछे का कारण यही था। स्थापत्य कला के बारे में बताता हूँ आपको अभी। अब अपन अंतिम राजा के बाद होलकरों के वंशज की बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये जान लेना जरूरी है कि इंदौर में अभी होलकरों के वंशज हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं कि होलकरों का कोई है वंशज या नहीं है। तो वंशजों के बारे में बात करते हैं तो यशवंतराव होलकर के बेटे थे रिचर्ड होलकर। ये आज भी हैं, नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर के किले में एक हिस्से में ये रहते हैं और इनको होलकर रियासत से बड़ा लगाव था, इसलिए अब भी वहीं रह रहे हैं। इनका शुरुआती नाम था शिवाजी राव। नवाब लोग उद्यम कर रहे थे पाक जाने के लिए, इसलिए भोपाल को बनाया गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नवाब लोगों का कोई दबाव नहीं था। मुख्य दबाव था मनु जोशी जी
मुख्य दबाव केवल यही था कि इंदौर और ग्वालियर का झगड़ा चल रहा था, सिन्धियों और होलकरों का। इनके बीच में पहले ही बहुत सारे युद्ध हुए। आप इतिहास में अगर जाके देखेंगे तो होलकर और सिन्धियों के बीच में बहुत से युद्ध हुए। कभी सिन्धियों ने होलकरों को छला, इनके ऊपर धोखे से हमला किया, कभी होलकरों ने उनको मात दी। बहुत बहुत लंबे समय तक ये सब चलता रहा और ये राजधानी का विवाद जो है बड़े स्तर पर निपटाया गया था। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी भूमिका थी। और गांधी जी जब 1935 में इंदौर आए थे तो उसका भी हवाला दिया गया कि नहीं कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ, देश आज़ाद हुआ, तो इंदौर में कुछ राजधानी या इस तरह की चीज़ें डेवलप की जाएंगी। जब यशवंतराव होलकर ने उनकी आर्थिक तौर पर मदद की थी हिंदी साहित्य समिति का गठन करने के लिए, है ना। तो हम बात कर रहे हैं रिचर्ड होलकर की, जो यशवंतराव होलकर के पुत्र हैं। यशवंतराव होलकर ने उनका नाम शिवाजीराव होलकर रखा था, लेकिन बाद में फिर उन्हें अपना नाम, चूंकि वो वहाँ पे शिफ्ट हो, ऐसा यशवंतराव होलकर का क्या था, उनकी 3 शादियाँ हुई थी। तो उनकी जो पहली बेटी थी, पहली पत्नी से उषा राजे पैदा हुई। और फ्रांस में एक उनकी पत्नी थी लाई यूफेमिया। उनके बेटे हैं रिचर्ड का नाम उन्होंने शिवाजीराव रखा था, लेकिन रिचर्ड ही, उनकी माँ का कहना था कि रिचर्ड नाम ही अच्छा लगता है, इसलिए उनका नाम रिचर्ड ही रखा। और रिचर्ड होलकर अभी भी हैं अस्तित्व में। और इनकी पत्नी से काफ़ी इनके झगड़े हुए, बहुत लंबे समय तक दूरियां रही। वो फॉरेन चली गई, वहाँ अमेरिका चली गई, वहाँ रहने लगी। बिल्कुल सीरीज लेके आ सकते हैं। मैं पिछले 10 साल से इंदौर का इतिहास लिख रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे पास। अभिषेक मिश्रा जी, बिल्कुल आता हूँ बहुत जल्द। यूट्यूब पे आप देखेंगे कुछ चैनल है मेरे, मैं उस पर बिल्कुल आऊँगा आपके साथ। आपकी सलाह पे मैं यूट्यूब पे इस तरह का एक सीरीज चालू करूँगा। जैसे मेरे दिमाग में है भी, एक वीडियो बुक लाने का प्लान कर रहा हूँ मैं इंदौर के इतिहास पे। तो रिचर्ड होलकर की चर्चा करें तो रिचर्ड होलकर अभी भी वहाँ रह रहे हैं। और अभी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान इनकी पत्नी के साथ इनका पैचअप हुआ। बहुत लंबा झगड़ा चलता रहा। इनकी पत्नी जाके शिफ्ट हो गई, अपने बच्चों को छोड़ के वहाँ चली गई, शिफ्ट हो गई फॉरेन में। फिर लॉकडाउन के दौरान इनके एकदम से सब चीज़ें हुई और अभी इनका पैचअप हुआ। और हाल ही में, आप लोगों ने शायद सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हाल ही में इनका पैचअप हुआ। वो भी रानी, मतलब एक राज परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, और अभी वापस से महेश्वर में रिचर्ड होलकर के साथ आके रहना शुरू कर दिया इन्होंने। रिचर्ड होलकर और उनकी जो वाइफ है, उनकी 2 बच्चे हुए, उसमें सबरीना होलकर और प्रिंस यशवंतराव होलकर। सबरीना होलकर उनकी बेटी है रिचर्ड होलकर की, जो अमेरिका में यहूदी भारतीय परिवार है। हाँ जी अभिषेक जी, यूट्यूब पे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो रिचर्ड की बेटी है सबरीना होलकर, जो यहूदी भारतीय परिवार है, अमेरिका में उनके साथ रहती हैं विवाह के बाद उनके। और प्रिंस यशवंतराव होलकर रिचर्ड होलकर के बेटे हैं। अभी करीब 5 साल पहले इनका जो है गोदरेज परिवार की नायरिका गोदरेज के साथ इनकी शादी हुई थी महेश्वर में। बड़ी यादगार शादी थी, बड़ी ऐतिहासिक शादी थी। 5-7 दिन का पूरा आयोजन चला और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेंट वेंट ये वो तमाम प्रकार की चीज़ें की गई और बड़ा भव्य आयोजन था वो। उन दिनों मीडिया के लिए कहना चाहिए एक खबरों का एक बहाना था वो शादी। देश भर के जितने शाही परिवार, राजवंश जितने भी हैं, वो सब इंदौर आए, महेश्वर गए, महेश्वर में रहे, शादी में पूरा आयोजन, अलग अलग चीज़ें, जैसे रीति रिवाज से जैसे शादियाँ होती थी होलकर घराने में, उस तरह से शादियाँ हुई नर्मदा नदी के किनारे नायरिका के साथ। ये बड़ा ऐतिहासिक है। यशवंतराव होलकर भी अभी नायरिका के साथ बढ़िया रह रहे हैं और होलकर परिवार के ही प्रिंस कहे जाते हैं अभी। उषा देवी महाराज होलकर हैं। उषा देवी होलकर अभी इंदौर में ही रहती हैं। इंदौर के अलावा बॉम्बे में भी इनका एक मकान है, वहाँ पे भी रहती हैं। और उषा देवी होलकर का अभी भी होलकर परिवार की संपत्तियों से जुड़ाव है। वो ऐसे है कि ये यशवंतराव होलकर की पुत्री तो थी ही, मतलब रिचर्ड होलकर की बहन बोल सकते हैं आप इनको। तो ये यशवंतराव होलकर की पुत्री थी और होलकर राजवंश का जो संपत्तियों की देखरेख करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया था, खासगी ट्रस्ट, उसका प्रबंधन यही करती हैं। बीच में आपने खबरों में पढ़ा होगा कि संपत्तियों को बेचने को लेकर खूब विवाद हुए, मामला कोर्ट तक गया, हाईकोर्ट तक गया, और उसमें उषा देवी होलकर के जो है बहुत बयान आते रहे, ट्रस्ट वालों के खूब बयान आते रहे। उनके झगड़ों को, पहले इसको लेकर बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं।
अलग अलग जगह पे, बनारस में, हरिद्वार में, तमाम जगहों पे जो घाट किनारे महल बने, उनके पैलेस बने हुए हैं, धर्मशालाएँ बनवाई थी। उनको बेचने को लेके, उस ज़मीनों के सौदे करने को लेके खूब विवाद हुए। वो उषा देवी होलकर का ही उसमें काफ़ी नाम आता रहा, मीडिया में भी बयानबाजी हुई, तमाम चीज़ें चल रही हैं। अभी भी प्रकरण कोर्ट वोर्ट में विचाराधीन है। संपत्तियों को लेकर शासन चाहता है कि अपने कब्जे में ले, खासगी ट्रस्ट की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने कब्जे में ले ली जाएँ। खासगी ट्रस्ट का इंदौर में भी बड़ा कहना चाहिए नाम है, और इंदौर में बहुत सारी होलकर की जो बहुत सारी संपत्तियाँ ऐसी हैं जो आज भी खासगी ट्रस्ट के पास, उनकी देख रेख खासगी ट्रस्ट ही करता है। उन संपत्तियों पर शासन का अधिकार नहीं है आज भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना। तो इसके बाद बात करते हैं इन्हीं की है, एक परिवार की, रंजीत मल्होत्रा, दिलीप मल्होत्रा, मल्होत्रा परिवार के बड़े नामी लोग हैं, ये इनसे ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद दो अंतिम नाम हैं होलकर राजवंश के, जिन पे हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा फेमस एक्टर है विजयेंद्र घाटगे, आप सबने सुना होगा। देवदास में आए, प्रेम रोग, कस्में वादे, रजिया सुल्तान जैसी तमाम फिल्मों में विजयेंद्र घाटगे करके एक एक्टर आए। ये विजयेंद्र घाटगे कागल परिवार के शाही सदस्य हुआ करते, शाही परिवार था कागल, वो उनके सदस्य हैं। और कागल परिवार में जो है इंदौर की होलकर परिवार की किसकी बात कर रहे हैं अतुल जी? आप विजयेंद्र घाटगे की बात कर रहे हैं क्या? अतुल जी आप किसकी बात कर रहे हैं? विजयेंद्र घाटगे की बात कर रहे हैं क्या? ठीक है। विजयेंद्र घाटगे की बात कर रहे थे हम। देवदास, प्रेम रोग, कस्में वादे, रजिया सुल्तान जैसी तमाम फिल्मों में इन्होंने काम किया और बड़े प्रसिद्ध एक्टर हैं, और अभी भी ये सब चीज़ें चलती। इनकी माँ थी सीता देवी घाटगे, सीता राजे घाटगे। ये तुकोजीराव तृतीय की बेटी थी, जिनका कागल परिवार में विवाह हुआ, और उन्हीं के सीताराजे घाटगे, या सीताराजे होलकर भी आप कह सकते हैं, उनके पुत्र हैं विजयेंद्र घाटगे, इसलिए इनका भी ताल्लुक। हाँ जी अतुल जी, भिंड में भी छतरियाँ हैं, क्योंकि होलकर परिवार का एक बड़ा योगदान रहा है देश भर में, और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो भिंड में भी छतरी बनी, क्योंकि भिंड में भी होलकर परिवार के बहुत से लोग थे। यहाँ आप देखेंगे तो इंदौर में भी ऐसी ऐसी छतरियाँ हैं जिनका नाम होलकर नहीं है, लेकिन होलकर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। वो बहुत सी ऐसी छतरियाँ बनी हुई हैं, कभी इंदौर आएंगे तो देखेंगे आप, है ना। और अंतिम हम इसमें बात करेंगे सागरिका घाटगे की। चक दे इंडिया, सागरिका घाटगे आप समझ गए होंगे। सागरिका घाटगे यानी चक दे इंडिया फिल्म की प्रीति सवरवाल, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हैं, और हॉकी में बड़ा कुछ चलता रहता है, पूरा घटनाक्रम उनके आसपास, पूरी फिल्म उनके आसपास चलती है। वो सागरिका घाटगे भी होलकर परिवार से ताल्लुक़ रखती है। विजयेंद्र, उनकी दादी सीताराजे घाटगे जो हैं, सीताराजे घाटगे, सीताराजे होलकर सागरिका घाटगे की दादी थी, यानी विजयेंद्र घाटगे की माँ, इसलिए होलकर परिवार से ये भी ताल्लुक़ रखती हैं। तो इस तरह हम बात करते हैं 1721 से लेके अभी तक 2021 तक, यानी करीब 300 साल होलकर परिवार का जो जिक्र है वो सागरिका घाटगे तक हमने जिक्र किया। मल्हारा होलकर से लेकर सागरिका घाटगे तक। ये बड़ा एक फैक्ट है। इसमें आप लोग कुछ और जानना चाहें किसी और परिवार के सदस्य के बारे में, एक बहुत सारे किस्से हुए हैं होलकर परिवार के। नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं, कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि होलकर परिवार के एक राजा थे, उन राजा जी को सीताराजे होलकर का एक बार फिर बता दीजिए। सीताराजे होलकर तुकोजीराव होलकर की तृतीय पुत्री थी। तुकोजीराव होलकर तृतीय की बेटी थी सीताराजे होलकर। इनका विवाह जो है कागल के शाही परिवार के साथ हुआ था, और इन्हीं के बेटे हैं विजयेंद्र घाटगे, और विजयेंद्र घाटगे की बेटी हैं सागरिका घाटगे, जो प्रीति सवरवाल का रोल कर चुकी हैं। सौरभ जी समझ गए? और भी कुछ जानना चाहते हैं जी? तो हमने जिक्र किया इन सब चीज़ों को लेके। ये होलकर परिवार के एक राजा का जिक्र करता हूँ मैं। इनका विजय सिंह टेकरी पर उन दिनों करीब 500 साल पुराना मंदिर है विजय सिंह टेकरी। तो एक मुंबई के एक बड़े व्यापारी थे, उनकी वजह से एक राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। हुआ ये था कि एक नर्तकी थी,
तो उन नर्तकी पे महाराज का दिल आ गया था और उन महाराज इंदौर बुलाते थे और उनको करवाते थे। तो उन्होंने अपने कुछ लोगों के साथ मिल के और उनका मर्डर करवा दिया था मुंबई में। कहना चाहिए प्लान मर्डर था और पूरा सुपारी देने वाला। बाद में फिर पता चला कि इनका नाम आ गया और ये जाके छिप गए। ये जाके छिपे बीजासन टेकरी पे और वहीं पे एक अंग्रेज अधिकारी साधु का बेस रख के इन पे नज़र रख रहा था। बहुत दिन तक इनको देखता रहा, सब करता रहा। उसने फिर रिपोर्ट की और बातों बातों में मैंने उसको बता दिया कि उसके मर्डर में मेरा नाम आया और वहाँ पे उसके लोग सारे इनको ढूंढने आ गए थे मारने के लिए। फिर तो ये भाग गए थे राजपाट छोड़ के, इनको गद्दी छोड़नी पड़ी अपनी। इस तरह की चीज़ें। होलकर राजवंश के पैलेस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाल बाग पैलेस, जो सबसे नामी पैलेस है। लाल बाग पैलेस 3 चरणों में इसका निर्माण हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1902 तक इसका निर्माण चलता रहा, 1902 तक। और यहाँ पे देश की पहली लिफ्ट लाल बाग पैलेस में लगाई गई। इंग्लैंड की कोई कंपनी थी जी। इंदौर की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के बारे में ही बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग लाल बाग है और लाल बाग में कई फिल्मों की शूटिंग हुई। रिसेंट जो सबसे लास्ट फिल्म है वो सनी देओल की फिल्म थी सिंह साहब द ग्रेट, उसकी काफ़ी कुछ शूटिंग हुई लाल बाग में। और भी बहुत पुरानी फिल्मों की खूब शूटिंग हुई वहाँ पे उन दिनों। तो लाल बाग पैलेस का निर्माण 3 चरणों में हुआ था और यहाँ पे उन तमाम चीज़ों को लाया गया जो बकिंगम पैलेस की शान हुआ करती थी, चाहे वहाँ का गेट हो या वहाँ का गार्डन हो। गार्डन में 1600 तरह के गुलाब लगाए गए, छतों पे पेंटिंग यहाँ पे, और कहना चाहिए स्टीमर उन दिनों लगाया गया था। तांबे का पूरा स्टीमर था, तांबे की 12 भट्टियाँ, जिनको हम इस ज़माने में माइक्रोवेव कह सकते हैं। उन दिनों तांबे की 12 भट्टियाँ हुआ करती थी। एक बड़ा एक मतलब इतना ज़बरदस्त पैलेस था कि उसका जो किचन है वो नदी के उस पार था और नदी के इस पार पैलेस हुआ करता था। पैलेस के बेसमेंट में भट्टियाँ लगाई गई थी और भट्टी उस तरफ किचन था नदी के उस तरफ। वहाँ से खाना बन के एक टनल से, नदी के नीचे से एक टनल बनाई गई थी। टनल के थ्रू जो है पैलेस के ठीक नीचे आता था। यहाँ भट्टियों पे गर्म होता था खाना और पहले नीचे मतलब बेसमेंट से डाइनिंग हॉल तक खाना लाने के लिए भी एक लिफ्ट लगाई गई थी सीधा, जो डाइनिंग हॉल में खुलती थी। और वहाँ पे करीब 200-250 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी डाइनिंग हॉल में एक साथ, जहाँ पे शाही भोज हुआ करता था। और वो लिफ्ट ऐसी जगह लगाई गई जहाँ राइट हैंड पे, अगर अब पहले से आपने देखा हो तो राइट हैंड पे एक डाइनिंग हॉल है और लेफ्ट हैंड पे आपको भारतीय पद्धति से बैठने की व्यवस्था भी है। आप आलती पालती मार के बैठ सकते थे वहाँ पे। और वो भी बड़े भोजनालय बड़े अच्छे बनाए गए उसमें। मतलब शाही स्टाइल के पाश्चात्य, जो आप बता रहे थे पाश्चात्य कला और भारतीय कला, किस तरह का स्थापत्य कला हुई, उस सारी कलाओं का प्रयोग लाल बाग में किया गया। माणिक बाग पैलेस बड़ा इंपॉर्टेंट पैलेस है, जहाँ पे सेंट्रल एक्साइज का दफ्तर है इन दोनों। वो इंडिया का पहला सेंट्रलाइज एसी पैलेस हुआ करता था। यशवंतराव होलकर को बड़ा पसंद था वो पैलेस। इसके अलावा शिवाजी पैलेस, जहाँ पे शिवाजी राव का जन्म हुआ, यशवंत निवास है ना। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग इन दिनों चर्चा में है जो कोरोना काल में पूरा, वो एम्बाई अस्पताल है। एम्बाई अस्पताल सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग 1940 के आसपास बनवाई गई थी और उन दिनों देश का सबसे बड़ा अस्पताल, देश का एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था ये। राजवाड़ा पैलेस की हम बात कर ही चुके हैं। राजवाड़ा पैलेस में 1884 में आग लग गई थी। ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि पीएससी में संभव है अगर इस तरह की चीज़ें पूछी जाए तो आग लगने की घटना भी पूछी जा सकती है। 1884 में सबसे पहले 1884 में सबसे पहले आग लगी थी और उसके बाद 1988 के आसपास एक बार आग लगी थी। 1984 में भी, सॉरी 1896 और 1984, ये दो डेट हैं। 1896 में आग लग गई थी, पैलेस पूरी तरह जल गया था। फिर उसका निर्माण फिर से कराया गया और पूरा हुआ। और 1984 में भी आग लग गई थी इसमें। तो पूरा रिकॉर्ड जो था, 3 मंजिल इसकी पूरी तरह जल गई थी, लकड़ी की मंजिल हुआ करती थी। और स्मार्ट सिटी कंपनी अभी भी इसको जो है रेनोवेट कर रही है। उनको साउथ के कुछ सिटीज़ से जो है कारीगर बुलवाए जा रहे हैं, वहाँ से लकड़ियाँ आ रही हैं, हरिद्वार से और उत्तराखंड से, अलग अलग जगहों से लकड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ के कारीगर आ रहे हैं जो उन दिनों जैसा निर्माण हुआ था पैलेस को ठीक हूबहू वैसा ही बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर काफ़ी बनवाए, इसके बारे में जान लेना चाहिए कि राजवाड़ा
में जब राजकाज होता था तो राजवाड़ा सचिवालय में जो लोग काम करते थे वहाँ से आते थे तो महालक्ष्मी के दर्शन करते थे। महालक्ष्मी का मंदिर ऐसा बनवाया गया कि आपको जूते उतार के अंदर जाने की जरूरत नहीं, सड़क पर खड़े खड़े हाथ जोड़ के आप दर्शन कर सकते हो। वो मंदिर भी आज भी अस्तित्व में है, कुछ समय पहले ही उसका रेनोवेशन हुआ है और बहुत सारे ऐसे मंदिर बनवाए गए। जी, और कुछ होलकर परिवार के बारे में जानना चाहते हैं आप? रेस के बारे में मैंने आपको बताया कि जिस तरह की रेस लगाती, कारों के बड़े शौकीन हुआ करते थे। कारें एक से एक लालबाग पैलेस की ठीक सामने एक टाइगर रखे जाते थे। गांधी हाल, हाँ गांधी हाल का निर्माण तो उसके बाद कराया गया, उनमें इनका रोल नहीं था। गांधी हाल का निर्माण तो बाद में हुआ। इसका नाम किंग एडवर्ड पैलेस या ऐसा कुछ हुआ, किंग एडवर्ड पैलेस था ये। किंग एडवर्ड पैलेस के तौर पर निर्माण कराया गया, बाद में उसका नाम गांधी हाल रख दिया। जी, और अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी कंपनी ने इसका रिनोवेशन कराया है, अभी देखने लायक है। बहुत अच्छे तरीके से इसको रिनोवेट कराया है। सफ़ेद कोठी मैंने बताई। हाँ, रानी सराय की बात करते हैं। रानी सराय रानी सराय की बात करेंगे तो रानी सराय की जगह पे एक धर्मशाला हुआ करती थी। यहाँ से इंदौर में बाहर से जो लोग आते थे उनके ठहरने का इंतजाम नहीं था, तो एक ऐसा इंतजाम कराया गया रानी ने, जो रानी चंद्रावती होलकर ने। इन्होंने एक ऐसी धर्मशाला बनवाई। कांच मंदिर तो बहुत बाद में बना, ये बेल्जियम से कांच लाए गए थे तो बहुत बाद में बना। उसमें तो सेठ हुकुमचंद ने बनवाया था, ये सेठ हुकुमचंद का रोल था कांच मंदिर। जी, रोहित जी, कांच मंदिर सेठ हुकुमचंद ने बनवाया था, बेल्जियम से कांच आए थे। बड़ा ऐतिहासिक है, इसमें भी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं। पूरा ब्रह्मांड जो है कांच पे उकेरा गया है। और एक बार अगर आप इंदौर आए तो देखिए, माणिक बाग पैलेस की बात कर चुका हूँ मैं आपसे। हुकुमचंद पैलेस की बात करते हैं। हुकुमचंद घंटाघर, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई चीज़ें भी बहुत कुछ है। होलकर परिवार ने अंतिम शासक तक बात करें अगर अपन होलकर परिवार की, तुलसाबाई होलकर, सराफा भाई जब उन दिनों हुआ था शुरू, मेरे ख्याल से ये बात है सराफा की 1898 के आसपास की बात है। ये वहाँ पे सराफा व्यापारी हुआ करते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं हुआ करता था, तो वहाँ पे लोगों ने दुकानें लगाना शुरू की थी। और तब से सराफा का, अब कुछ पुरानी फ़ोटो अगर देखेंगे या नहीं है देखने लायक तो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास है बहुत सारा कलेक्शन फ़ोटोज़ का। तो उन दिनों सराफा में बैलगाड़ी चला करती थी, जहाँ आज पाँव रखने की जगह नहीं होती, वहाँ बैलगाड़ी चला करती थी। और वहाँ से खाने पीने की शुरुआत हुई थी सराफा से। सराफा देश की जो टॉप 10 फूड स्ट्रीट हैं उनमें 2 इंदौर में है, एक सराफा और एक छप्पन। तो सराफा तो फूड स्ट्रीट जो है, टॉप फूड स्ट्रीट, तो 100 साल पहले से भी हुआ करती थी। इंदौर में बहुत सारे आर्किटेक्ट हैं, किसी का नाम मैं आपको बता दूंगा, मेरे इसमें टेक्स्ट में कर दूंगा। अब कंक्लूड कर सकते हैं भाई साहब। जी, राजवंश का तो हम चर्चा कर चुके हैं सारा, पैलेस वैलेस को लेकर बात कर सकते हैं। सराफा में डकैती हुई थी, एक कांड था सराफा का। सराफा में डकैती हुई थी और उसके बाद जो है होलकर राजवंश ने इनको दौड़ाया और उसके बाद पकड़े डाकू। करीबन 27 या 28 दुकानें लूट ली गई थी, पूरा सोना इनका लूट लिया गया था सराफा में। ये सराफा कांड था, बड़े नामी डाकू आए थे उन दिनों, ये सराफा कांड था। जी अभिषेक जी, मेरे ख्याल से भाई साहब कंक्लूड कर सकते हैं अब हम इसको लेके। कंक्लूड करते हैं एक छोटे से किस्से से। जैसा कि 1857 की क्रांति को बताया कि 1857 की क्रांति में भी बहुत योगदान दिया होलकर्स ने। और कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, एक फैक्ट बताता हूँ आपको। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, वो पिस्तौल इंदौर से गई थी करीब। और उन दिनों पता था, बताया गया था कि चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे जो है अंग्रेज़ों ने जासूस लगा रखे हैं, इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद मदद मांगने इंदौर भी आए थे। ये आपको किताबों में बहुत कम जगह, या हो सकता कहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इसका जिक्र किया नहीं गया कहीं। वो मदद मांगने इंदौर आए थे। कांच महल बताया ना मैं आपको, कांच महल माणिक बाग वो हुकुमचंद, सेठ हुकुमचंद ने बनवाया था
कांच मंदिर या कांच महल, सेठ हुकुमचंद ने। बेल्जियम से इसका पूरा कांच लाया गया था, प्रियांशु जी। तो एक तो वो योगदान रहा इनका चंद्रशेखर आज़ाद में, उनके समय पे इनने मदद की, उनकी पैसे वैसे दिए, उनको विदेश जाने के लिए मदद की थी। पिस्तौल यहीं से गई थी, भगत सिंह की पिस्तौल भी 48 साल करीबन इंदौर में रही। ये एक कुछ समय पहले मैंने इस पर लिखा था और बड़ी रिसर्च करके फिर लिखा, बताया कि इंदौर में पिस्तौल है और लोगों को पता भी नहीं इसके बारे में। यशवंतराव होलकर अंग्रेज अधिकारियों की, जो अंग्रेज रेजिडेंट थे उस समय, उनकी पत्नी से राखी बंधवाते थे। ये राखी संबंध थे उनके बीच में। जब ये पता चल गया क्रांतिकारियों को कि इस तरह के राखी संबंध होलकर परिवार निभा रहा है, तो इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। और इस हंगामे के बाद करीबन 5 साल तक यशवंतराव होलकर ने अंग्रेज जो अधिकारी थे, जिनके 2-3 अधिकारी जिनकी पत्नियों से राखी बंधवाते थे, मेरे ख्याल से मार्गरेट करके कोई एक उनकी पत्नी थी, उनसे राखी बंधवाते थे, बड़ा उनको मानते थे। 5 साल तक उन्होंने राखी नहीं बंधवाई। और फिर ऐसा था कि पीछे के रास्ते छिप के या फिर जाके रेजिडेंसी में जाके उनसे राखी बंधवाते थे। महल आना बंद कर दिया था उन्होंने। जी रोहित कुमार जी, मेरे ख्याल से इतनी जानकारी बहुत कुछ काम की है आपको। इसमें से आपको कभी भी कुछ लगे तो आप मुझे बस एक मैसेज कीजिए। होलकर रियासत के संबंध में, होलकर राजवंश के संबंध में आपकी मदद करने के लिए हमेशा उपस्थित हूँ मैं। हमेशा आप कभी भी कुछ भी जान सकते हैं मेरे से। इंदौर और इंदौर रियासत के बारे में कुछ भी जानना हो तो मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। अब मेरे ख्याल से इसको हम बंद करते हैं, 1 घंटा पूरा होने को है, बहुत जल्दी हो गया हालांकि। ठीक है, नमस्कार।